हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज यार हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में क्या करना है तो ध्यान दीजिए। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों को वंडर वाल गैस इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। और इसी में हम लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करनी है। जो बच्चा कुचा लेक्चर है सब इसी में हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 में वंडर वाल गैस इक्वेशन। तो देखो यार दोस्तों, वंडर वाल गैस इक्वेशन में हमें क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो जरा देखो, वंडर वाल गैस इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा कहां से, कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन पर हमें फोकस रखना चाहिए। तो गौर से जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले वंडर वाल गैस इक्वेशन होती क्या है, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी फॉर n mole of gas, n mole of gas। समझ गए बच्चों। अब जरा देखो वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है, तो वंडर वाल इक्वेशन ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और ये करेक्शन वाला टर्म क्या है, ये सारी बातें आपको एक एक करके समझाता हूं। तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा, एक एक करके हम इन सभी पॉइंटों पे आएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वंडर वाल इक्वेशन क्या है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इन सब की दिक्कतें क्या है और किस किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट जरा समझिए, करेक्शन इन वैल्यू। देखो बच्चों, जो हमारे काम की चीज है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जरा बात को समझिएगा, वॉल्यूम में करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। मगर फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस आइडियल नहीं है, जनरली सभी गैसें रियल है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाके आइडियल गैस का बिहेवियर फॉलो करती है। तो बात आई कि यार यदि कोई भी गैस आइडियल नहीं है तो उस इक्वेशन का क्या काम। आप कोई ऐसी इक्वेशन बनाओ ना, मैथमेटिकल इक्वेशन जो सब पर एप्लीकेबल हो। तो वंडर वाल भाई साहब ने ये इक्वेशन बनाई और इस इक्वेशन को बनाने में उन्होंने क्या किया, आइडियल गैस में करेक्शन किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन किस पे किया, एक टर्म था वॉल्यूम, उस पर मॉडिफिकेशन किया, और एक टर्म था प्रेशर, उस पर मॉडिफिकेशन किया। कैसे मॉडिफिकेशन किया, क्या जरूरत थी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या मॉडिफिकेशन है और क्यों है। देखो यार, एक कंटेनर है। जब आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन किया गया तो हम लोगों ने किसी भी तरह की स्ट्रीम कंडीशन को नहीं समझा। हम लोगों ने कहा गैस इस तरह से रखी होती है, ये देखो, ये देखो। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है मेरे दोस्त, उसमें जरा कोई बच्चा बता सकता है वी क्या होता है। वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। वी क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, ना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। वो तो इत्तेफाक की बात है कि कंटेनर का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यार कंटेनर इतना बड़ा है और उसमें हर जगह पे गैस है। ये देखो, हमें क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस का रियल मीनिंग क्या होता है, गौर समझना, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, कौन सा फ्री स्पेस, जिसमें गैस ट्रेवल कर सके, है ना, ट्रेवल इन वेसल। हमें वो फ्री स्पेस चाहिए जिसमें गैस ट्रेवल कर सकती हो। अब बताओ, इस इतने बड़े कंटेनर में फ्री स्पेस कितना है ट्रेवल करने के लिए। जैसे आप इस बात को जरा समझिएगा, एक बहुत बड़ा रूम है, ठीक है। अब उस रूम में मैं अकेले हूं। अब जरा बताना कितना फ्री स्पेस है जहां पर मैं टहल सकता हूं। तो तुम कहोगे सर रूम के बराबर फ्री स्पेस है, रूम के वॉल्यूम के बराबर फ्री स्पेस है। मैं कहूंगा क्यों, हम टहल कहां सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर मेरे दोस्त। हमारे पास पॉसिबिलिटी मूव करने की पॉसिबिलिटी कहां कहां है, अपनी जगह को छोड़कर। यहां तो मैं पहले से खड़ा हूं, तो मेरे लिए फ्री स्पेस कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ सर्वेश दीक्षित। मगर हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही लिख लो। क्यों, क्योंकि रूम बहुत बड़ा है और सर्वेश दीक्षित का वॉल्यूम बहुत छोटा है, तो हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लगा देते हैं। मगर रियलिटी में फ्री स्पेस कितना है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ सर्वेश दीक्षित। तो गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, गैस के वॉल्यूम का मतलब है वो फ्री स्पेस जिस फ्री स्पेस पे गैस मूव करेगी, तभी तो वो गैस कहलाएगी। नहीं तो यदि मूव नहीं कर पाई तो वो लिक्विड या सॉलिड हो जाएगा ना यार दोस्त। बात समझ पा रहे हो। तो इन्होंने कहा फ्री स्पेस,
तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है फ्री स्पेस, वो फ्री स्पेस जिस पर गैस मूव कर सके। तो जब कंटेनर बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है। मगर यदि कंटेनर बहुत छोटा कर दिया जाए पिस्टन के हिसाब से, जैसे ये कर दिया जाए, अब जरा देखो कंटेनर मैंने बहुत छोटा कर दिया तो गैस क्या है, गैस का वॉल्यूम ये है। अब बताओ फ्री स्पेस कितना है, तो अब आप फ्री स्पेस कितना कहोगे, इतना फ्री स्पेस है, ये जो बची हुई जगह है, तो आप कहोगे वॉल्यूम ऑफ गैस जो फ्री स्पेस के लिए है वो क्या होगा, इसमें कुछ माइनस कर दोगे आप, है कि नहीं। तो वही माइनस यहां पे किया गया है। तो जरा आप गौर से मेरी बात को समझिएगा, बी क्या होता है, बी जो है जिसको हम लोगों ने माइनस किया है वो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब क्या है, हमने कितना वॉल्यूम माइनस किया है, तो हमने माइनस किया है 4 टाइम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये देखो इस तरह से एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये आ गया B इक्वल टू 4 इंटू 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू Na। Na क्यों, गौर से मेरी बात को आप समझिएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो गौर से बात को समझना। तो इन्होंने बोला कि यार हमें फ्री स्पेस रखना होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार कुछ वॉल्यूम माइनस कर दो। तो कितना वॉल्यूम माइनस किया जाए, तो बी माइनस कर दिया गया। अब बी की डेफिनेशन समझो, इतनी देर में जो बात बताई है उसमें से कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी कुछ नहीं पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पार्ट। बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, मतलब जितना गैस ने वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है उससे 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना है, 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अब ये जो बी की डिफिनीशन है वो 1 मोल के लिए डिफाइन है, इसीलिए देखो लिखा है 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। Na का मतलब आवोगाड्रो नंबर, मतलब ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं कहूं कि एक एटम है जिसकी रेडियस r है तो b की वैल्यू बताओ, तो तुम ये मत छाप देना 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, गलत हो गया। वैल्यू आप बी पूछ रहा है तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na लिखोगे, ठीक है। तो हम कितना वॉल्यूम माइनस करते हैं, हम एक्चुअल गैस के वॉल्यूम का 4 टाइम माइनस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, टाइम थोड़ा कम है इसलिए नहीं बता रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। आप उस बात पे फोकस रखो जो अपने काम की है। तो जरा देखो मैंने ये जरूर बता दिया कि माइनस क्यों करते हैं। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्री स्पेस चाहिए। हम वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या पुट करते हैं, फ्री स्पेस, जिसमें गैस मूव कर सकती हो। और बेटे जब कंटेनर बहुत बड़ा होता है तो फ्री स्पेस लगभग कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। मगर यदि हम उस कंटेनर में बाई पिस्टन के थ्रू उसको दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं, दबाते चले जाएं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो जो फ्री स्पेस है वो जो है उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सभी रेंज को कवर करने के लिए ऐसे कह दिया कि वॉल्यूम ऑफ गैस में कुछ माइनस कर दो। वो माइनस कितना करना है, आपका पॉइंट कहां फोकस होना चाहिए, यहां पे कितना माइनस करना है, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। बी डिफाइन किसके लिए है, 1 मोल के लिए। पॉइंट नोटेड है, मेन पॉइंट ये है। बी डिफाइन किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, 1 मोल के लिए। तो बी क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम माइनस करना है। इसका मतलब ये जितना गैस का वॉल्यूम है उससे ज्यादा। किसने कहा कितना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा। और कितने मोल के लिए डिफाइन है, 1 मोल के लिए। तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, n मोल के लिए फार्मूला ये हो जाएगा इंटू n। ये क्या हुआ, n मोल के लिए, ठीक है। इसी वजह से यहां देखो ये लिखा है 1 मोल के लिए B, तो n मोल के लिए NB। और ये देखो NB तो हो गया, B की वैल्यू ये है तो NB माइनस किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिमाग में जो बैठाने वाला है, B क्या है, B जो है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, वो एक्चुअल वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। दूसरी बात 1 मोल के लिए डिफाइन है।
बी क्या है, आप देख रहे होगे मेरा फोकस कहां है भैया, जहां मेरा फोकस हो वहीं तुम्हारा फोकस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस कैसे किया गया इस पर ज्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, मगर बी क्या चीज है और कैसे बिहेव करता है इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। तो बी मेरे दोस्तों क्या है, बी जो है वो है एक्सक्लूडेड वैल्यूम। वो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस का 4 टाइम्स होता है। कितने मोल के लिए उसकी डिफिनीशन है, 1 मोल के लिए। 4 × 4/3 πr³ × Na इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, और n मोल के लिए कितना हो जाएगा, Nb। Nb का मतलब ये n मोल के लिए। इतनी बात समझ में आई। अब अगला पॉइंट समझो, B रिप्रेजेंट क्या करता है, जरा इसमें बताना। वेरिएबल कौन है, 4 एक न्यूमेरिक नंबर है, 4/3 एक न्यूमेरिक नंबर है, पाई एक न्यूमेरिक नंबर है, Na एक न्यूमेरिक नंबर है। वेरिएबल क्या है, R, और R क्या है, रेडियस ऑफ एटम, ये तो आप जानते ही हो। इसका मतलब हम ये बात लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑब्लिक एटम ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल और ऑब्लिक एटम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है कौन, बी। बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि यार गैस का मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा गैस का मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा स्पेस गैस क्या करेगी, कवर करेगी। तो 3 बातें बी में मैंने बताई हैं, मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया, ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। मैं कितना पढ़ा रहा हूं मैं खुद बता रहा हूं। मैंने वंडरवाल गैस इक्वेशन लिखी, ये इस इक्वेशन में ये बताया कि ये करेक्शन इन वैल्यूम है, करेक्शन इन वैल्यूम। करेक्शन इन प्रेशर अभी डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया कि बी क्या है, बस, ठीक है। और ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया, कैसे किया गया, क्यों किया गया, इस पर ज्यादा डिस्कशन मैंने नहीं किया है। और क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ नहीं रहा है। हमारे पास सिर्फ 3 क्लासें हैं, ये 4, और ये लास्ट क्लास है। इसी में पूरा गैसेस हम लोग अच्छे से खत्म भी कर लेंगे, तो सारा कुछ बता दूंगा जो भी पेपर में आएगा, जरा गौर समझना। तो बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी एक्सक्लूडेड वैल्यूम है। उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। और ये 1 मोल के लिए डिफाइन है। अब n मोल के लिए इसमें n का मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मेरे से यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो हम तुरंत बता दें। देखो, जैसे किसी ने पूछा कि यार 2 गैस है ये, अब बताओ इसमें वैल्यू ऑफ बी किसकी बड़ी है, अरेंज वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी, तो किसकी बताओगे, इसकी बताओगे। क्यों, क्योंकि यार इसमें 3 एटम है, इसमें 2 एटम है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो कौन सा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, O3 बड़ा होगा। तो वैल्यू ऑफ बी भी किसकी ज्यादा होगी, O3 की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इस बात को समझ पा रहे हो। तो पहला पॉइंट ध्यान रखो कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखो दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है उसको समझते हैं। वो है करेक्शन इन प्रेशर। देखो रियल गैस से क्वेश्चन आते हैं, जो बातें बता रहा हूं उनको अच्छे से समझिएगा। करेक्शन इन प्रेशर, प्रेशर में करेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ये देखो डिस्कस करता हूं, ऐसा नहीं है डिस्कस सब करूंगा। देखो क्या था, ये जो हमारे पास बीच में मॉलिक्यूल थे उन पर जो नेट फोर्स आ रहा था इस तरह से, तो इन्होंने कहा कि यार जो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो उन पर नेट फोर्स आता है, जो बीच में होते हैं उन पर नेट फोर्स जो आता है वो 0 होता है, ठीक है। मगर जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे होंगे उन पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे, उनके फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएंगे इस तरह से। ये देखो, तो इस पर क्या है, नेट फोर्स आएगा ऐसे, इनका ये कहना था। हम लोगों ने पहले क्या सपोज किया था, पहले हम लोगों ने ये बात प्यारे बच्चों सपोज की थी आइडियल गैस में कि गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो 0 लगता है, ठीक है। मगर इन्होंने क्या बताया, वंडरवाल भाई साहब ने क्या बताया, वंडरवाल भाई साहब ने बताया कि जो मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पे हैं उन पर नेट फोर्स लगता है, क्योंकि उनको उधर से बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं आ रहा है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स मिलता है। इसकी वजह से उन्होंने प्रेशर में करेक्शन किया।
और जो प्रेशर में करेक्शन किया वो कितना किया, तो देखो करेक्शन इन प्रेशर कितना है, वो कैसे निकाला है वो नहीं बता रहा हूं, करेक्शन इन प्रेशर, इन प्रेशर। तो प्रेशर में जो करेक्शन किया गया वो ये किया गया, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। तो ये करेक्शन टर्म ये वाला टर्म है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रेशर में करेक्शन कितना किया गया है, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। कैसे किया गया ये कभी नहीं पूछा जाता है, कैसे किया गया ये कभी नहीं पूछा जाता है, करेक्शन हुआ कितने का है ये पूछा जाता है। तो करेक्शन टर्म क्या है, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एन मोल के लिए, एन मोल के लिए ये है। एक मोल के लिए कितना होगा मेरे दोस्त, यदि एक मोल के लिए करेक्शन टर्म पूछ रहे हैं तो क्या होगा, ए अपॉन वी स्क्वायर। प्रेशर में करेक्शन टर्म इतना किया गया है, प्रेशर में करेक्शन टर्म इतना किया गया है। इसमें से जो अपने काम की बात है जरा आप उस पर फोकस करिए। ए वंडरवॉल कांस्टेंट है, आप सभी को पता है। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, किस बात को रिप्रेजेंट करता है जरा देखना, ये ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो ए क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ज्यादा ए की वैल्यू। तो वंडरवॉल कांस्टेंट बी क्या रिप्रेजेंट करता था, साइज को। वंडरवॉल कांस्टेंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वंडरवॉल क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा, यही पूछा जाता है, इसी पर फोकस रखो। बी साइज को रिप्रेजेंट करता है, ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है कि नहीं, ए की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा हमारा अट्रैक्शन फोर्स होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जरा देखो, आप गौर से मेरी बात को समझिएगा। इतनी देर में जो बातें बताई हैं उसमें आपको सिर्फ दो बातों पे फोकस रखना है। बी क्या है, वंडरवॉल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू Na, एक मोल के लिए डिफाइंड है। ठीक, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। बस इतनी बात याद रखनी है। ए क्या है, ए मेरे दोस्तों क्या है, प्रेशर का करेक्शन टर्म है। प्रेशर का करेक्शन टर्म कितना होता है, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। यदि एन मोल है, एक मोल के लिए पूछा जा रहा है तो ए अपॉन वी स्क्वायर। इसमें से ए क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा तो कोलिजन चेंज होंगे, कोलिजन चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन आ गया तो कोलिजन करने में टाइम लगेगा, और कोलिजन करने में टाइम लगेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन प्रेशर क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया पर सेकंड, है ना। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ओ सॉरी, अभी क्वेश्चन नहीं, पहले अभी थ्योरी और पढ़ानी है। ए एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है जरा समझना। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये भी ध्यान रखिएगा, देखिएगा, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस के लिक्विफाई होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो गैस क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुआ तो गैस कभी लिक्विड में थोड़ी जा सकती है। जब तक अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा तब तक गैस लिक्विड में नहीं जा सकती, वो सिर्फ कंप्रेस होती रहेगी। सिर्फ क्या होगी, कंप्रेस होती रहेगी, मगर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। मेरे दोस्त, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आना बहुत जरूरी है।
तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी या उतनी ज्यादा इजीली गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। तो ए एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी गैस कितनी तेजी से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है कौन, ए। तो ए और बी पर फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा जब वंडरवाल चीज पढ़ो तो करेक्शन पे फोकस ना रखो कि करेक्शन कैसे हुआ, ठीक है, प्रेशर में करेक्शन कैसे हुआ, ठीक है, ये तो टाइम है तो करो, टाइम कम है तो फोकस ए और बी पे रखो क्योंकि सारा क्वेश्चन ए और बी पे, ठीक है। ए क्या करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करने की वजह से वो टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इतनी बात समझ गए ए और बी की बात। यदि मैं पूछ दूं, जैसे ये देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक गैस हमारे पास ए है दोस्त, ठीक है, जिसकी ए की वैल्यू है 0.47, एक गैस हमारे पास बी है जिसकी ए की वैल्यू है 0.32। अब मैंने कहा अरेंज टेंडेंसी टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विफाई करने की टेंडेंसी बताओ किसकी ज्यादा है। सॉरी यहां पर ए लिखना है, ए, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी। हम किसकी लिखेंगे, गैस ए की लिखेंगे कि गैस ए की जो है लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी गैस बी से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये देखो, ठीक है। तो ये बात मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। तो इतनी देर में मैंने दो बातें बताई। बी क्या है, बी जो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और वो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म है, एक मोल का, एन मोल के लिए एन बी, एक मोल के लिए, ठीक है, बी, और बी की वैल्यू कितनी होती है 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू एन ए, ठीक। ए क्या है, ए अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और वो करेक्शन टर्म किसका है, वो करेक्शन टर्म है प्रेशर का। तो जरा अब यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म ये है और प्रेशर का करेक्शन टर्म ये है, करेक्शन टर्म, ठीक है, ये करेक्शन टर्म किसका है, प्रेशर का है। तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर एन माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, एन मोल के लिए डिफाइन है, एक मोल के लिए एन की वैल्यू 1 डाल दोगे। इसमें अपने हिस्से की कौन सी बात है, मतलब जो हम लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए या दिमाग में बसा के रखनी चाहिए, जिस पर क्वेश्चन आना है तो उस पर क्वेश्चन ये नहीं आना है कि ये इक्वेशन आई कैसे है। इस पर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया कि वंडरवाल इक्वेशन कैसे आई है। ये जरूर पूछा गया है कि ए बी किस तरह से बिहेव करते हैं। तो बी का बिहेवियर कैसा है, ये देखो डिफिनीशन, बी किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन, और ए किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इस बात का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये देखो इस तरह से। अब यार हम लोग आगे चलते हैं और अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी ए और बी वाले टॉपिक खत्म हुए हैं। तो ए और बी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करा देता हूं, ए और बी से रिलेटेड। फिर वंडरवाल में अभी और भी बाकी है कि वंडरवाल गैस इक्वेशन आइडियल सिचुएशन क्या होती है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे, मगर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो तुम लोगों को यह पता चल जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन कैसे करना है। तो जरा देखिए, इस क्वेश्चन को तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, ये भी क्वेश्चन ए और बी वाले क्वेश्चन सिर्फ अभी हम लोग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें ए और बी के बारे में पूछा गया हो। जैसे ये देखो जितना पढ़ाया है, इन वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसा कौन सा टर्म है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिफाइन करता है। तो अभी आपको पढ़ाया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कौन सा टर्म डिफाइन करता है, ये बी जो है वो तो साइज को डिफाइन करता है, वो फोर्स को थोड़ी डिफाइन करता है। फोर्स को कौन डिफाइन करता है, ये टर्म है। देखो आंसर वही पूछा जाएगा जो पढ़ाऊंगा। अब देखो, द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट फॉर गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया मेथेन आर दिस द गैस विच कैन मोस्ट इजिली लिक्विफाई। कौन सी गैस इजिली लिक्विफाई होगी, जिसकी ए की वैल्यू ज्यादा हो। अब ए की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली है। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये गैस कौन सी है, अमोनिया है। तो अमोनिया कहां लिखा है, ओ बेचारे ने गलती लिख दी होगी, ये अमोनिया होगा।
तो अमोनिया कहां लिखा है, ये लिखा है, आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट बी। वंडरवाल कांस्टेंट बी की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? इसमें 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है और इसमें 3 एटम है। तो यार आप समझ गए बी क्या है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें 3 एटम होंगे उसकी बी की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको देख लो। अच्छा ये तो अभी अभी पढ़ाना बाकी है, तो अब हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, और चीजों को फिर से थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन कराए, तो ए और बी समझ पा रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों की ए और बी का बिहेवियर हमें कैसे लेना है। अब आपको एक और बात पे ले चलते हैं। देखो वंडरवाल इक्वेशन को पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, मगर मैं आपको 15-20 मिनट में सब पढ़ा दूंगा, जो काम की सारी बातें हैं। आप बस मेरी बातों को समझिए और मेरी बातों को बस मानिए। देखो बच्चों, अब वंडरवाल इक्वेशन फिर से लिखते हैं। क्या था, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एन माइनस बी इक्वल टू एन आर टी फॉर एन मोल। अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा बच्चों, ठीक। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है और ये इक्वेशन कभी कहीं नहीं लगानी होती है। ये एक जर्नल फॉर्म है और जर्नल फॉर्म कहीं पूछा ही नहीं जाता है। जर्नल फॉर्म का मतलब इसकी लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की है। जब प्रेशर बहुत लो हो या प्रेशर बहुत हाई हो तब भी वैलिड है, बहुत लो प्रेशर पे भी वैलिड है, बहुत हाई प्रेशर भी वैलिड है। हमको हमेशा इसका मॉडिफाई फॉर्म क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। ये इक्वेशन तो हमें कहीं अप्लाई ही नहीं करनी होती है, ये इक्वेशन हमसे कभी नहीं पूछी जाती है। और क्यों नहीं पूछी जाती है, तो उसके पीछे बेटा 2-3 रीजन है। रीजन ये है कि ये वॉल्यूम के टर्म में क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूब रूट के क्वेश्चन में बहुत टेंशन हो जाएगी। इस वजह से इस इक्वेशन के बारे में वो कुछ नहीं पूछते। वो क्या पूछते हैं, इसका मॉडिफिकेशन। अब देखो मॉडिफिकेशन गौर से, केस नंबर 1 कि जब आप इसको मॉडिफाई करोगे तो कैसे करोगे। किसी ने कहा लो प्रेशर पर गैस का बिहेवियर बताओ, कि लो प्रेशर पर गैस का बिहेवियर कैसा होगा, ये पूछा जाता है कि यदि प्रेशर लो है तो कैसी बिहेव करेगी और जेड की वैल्यू कैसी होगी। केस नंबर 1। केस नंबर 2 वो आपसे ये पूछेंगे, जो जो बातें पूछेंगे वो सब लिख देता हूं। हाई प्रेशर पर गैस का बिहेवियर बताओ, गैस में कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, गैस की इक्वेशन कैसे होगी, वंडरवाल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। ये अब इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, गौर से दिमाग में बैठा लिएगा, ठीक है। इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, गौर से दिमाग में बैठा लिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझो। जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निग्लेक्ट कर दोगे, जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निग्लेक्ट कर दोगे। दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कैसे निग्लेक्ट किया, उसको कैसे निग्लेक्ट किया। आपको बस एक कॉन्सेप्ट दूंगा, सब निग्लेक्ट अपने आप समझ जाओगे, बहुत इजी। क्या, ध्यान दो, जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निग्लेक्ट कर देना, हटा देना। जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निग्लेक्ट कर देना। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों इस बात को जरा समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। प्रेशर लो है, तो प्रेशर लो है तो बताओ जरा अपने आप हाई क्या होगा। हाई क्या होगा, प्रेशर लो है, वॉल्यूम हाई होगा। किसी ने कहा क्यों सर, अरे भाई बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, डेविएट कर रहा है, मगर लगभग तो फॉलो कर ही रहा होगा। तो जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम कैसा होगा, हाई होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो चीज हाई हो उसी का करेक्शन टर्म हटा दो, जो चीज हाई हो उसी का करेक्शन टर्म हटा दो। तो देखो मैंने करेक्शन टर्म को हटा दिया, तो लो प्रेशर पे यही इक्वेशन ऐसे बिहेव करने लगती है, ध्यान दो। और ये पूछा जाता है कि लो प्रेशर पे वंडरवाल इक्वेशन बताइए, तो लो प्रेशर पे वंडरवाल इक्वेशन बताइए, तो बच्चों को यही नहीं समझ में आता क्या करें। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब आप अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। अब वो कहते हैं जेड की वैल्यू बताओ, जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि लो प्रेशर पे जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जरा जेड की वैल्यू निकालते हैं। जेड इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पीवी अपॉन आरटी। तो एनआरटी से डिवाइड कर दो, एनआरटी से यहां भी डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया। तो अब जरा देखो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा जब आप एनआरटी से डिवाइड कर दोगे। तो ये हमारा बन गया जेड, ये हमारा बन गया क्या 1
और ये हमारा n से n कट जाएगा, एक n बचेगा, तो Na/RTV। तो यदि कहीं प्रेशर लो है तो Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि देखो 1 में कुछ कम हो रहा है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन क्या होगी? ये जरा देखो, तो ये खूब पूछे जाते हैं। तो क्या करोगे? कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्या? जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों गौर से समझिएगा, जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। क्या था? उसने कहा लो प्रेशर पे बताओ, तो लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दिया है। अब जैसे इसमें क्या है? हाई प्रेशर है, तो जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म क्या कर दोगे? निगलेक्ट। इसका मतलब इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या निगलेक्ट करोगे? प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट करोगे। तो वंडर वाल इक्वेशन कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकाल लो, क्योंकि जेड की वैल्यू भी पूछेगा वो कि हाई प्रेशर पर जेड कैसा होगा, या हाई प्रेशर पे कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वंडर वाल इक्वेशन नहीं पूछी जाती है, इसके मॉडिफाइड फॉर्म पूछे जाते हैं। एनआरटी से डिवाइड कर दिया, फिर एनआरटी से डिवाइड कर दिया, एनआरटी से डिवाइड कर दिया। किसी बच्चे ने सोचा कि एनआरटी से डिवाइड क्यों कर रहे हो सर? तो मेरे प्यारे बच्चों जेड निकालना है ना, तो जेड क्या होता है? पीवी अपॉन एनआरटी। तो ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों? जेड, तो ये जेड आ गया। ये क्या हो गया? 1, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्या आ गया? एन से एन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया पीवी अपॉन आरटी। तो ये इक्वेशन अब आएगी, और जेड की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 हो गई, क्योंकि 1 में कुछ ऐड हो रहा है। देखो 1 में कुछ ऐड डाउन है। तो बच्चे इस तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, मगर आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप और हम दोनों लोग एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या करोगे? कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना। प्रेशर लो तो वॉल्यूम हाई, वॉल्यूम का करेक्शन टर्म क्या है? हाई प्रेशर, तो प्रेशर हाई है तो प्रेशर का करेक्शन टर्म गायब। इक्वेशन अपने आप आ गई। तो इसमें खूब पूछा जाता है, हाई प्रेशर पर जेड की वैल्यू क्या होगी, लो प्रेशर पर जेड की वैल्यू क्या होगी। यदि प्रेशर हाई है तो बताओ कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे। अब बताओ यदि जेड लेस देन 1 है तो कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। पीछे पढ़ाया था अभी लास्ट क्लास में कि यदि लेस देन 1 है जेड, तो लेस देन 1 कब आता है? जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं। यदि हाई प्रेशर है तो कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं? रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को कर लोगे। अब एक और केस नंबर नेक्स्ट, जरा नेक्स्ट नंबर केस देखो। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये देखो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इस पर गैस का बिहेवियर कैसा होगा? तो जरा देखो मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया? जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। यदि दोस्त प्रेशर क्या है? लो, तो हाई क्या होगा? हाई क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। वंडर वाल इक्वेशन में ये कर दिया। अब जरा देखो अगला पॉइंट, हाई टेम्परेचर। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो जरा बताना बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स कैसे हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट। क्यों? काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो मोशन बहुत ज्यादा होगा। है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। और यदि टेम्परेचर हाई है गैस का तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से रैंडम मोशन करेंगे। और बहुत तेजी से रैंडम मोशन करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स 0, तो ए की वैल्यू 0, और ए की वैल्यू 0 तो यार पी का करेक्शन टर्म गायब हो जाएगा। ये देखो, तो ये अप्रोक्सीमेट कैसा हो जाएगा? पी। तो पी की जगह पी डाल दिया, वी की जगह वी डाल दिया, एनआरटी। तो गैस कैसी आ गई? आइडियल। इसी वजह से आपसे बोला जाता है कि
हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस कैसी होगी? आइडियल होगी। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैस का बिहेवियर कैसा होगा? आइडियल होगा। क्यों आइडियल होगा? लो प्रेशर की वजह से वैल्यूम का टर्म निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो वैल्यूम हाई होगा, और जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देते हैं। ये मैंने बताया था आपको अभी भी। अब हाई टेम्परेचर की वजह से प्रेशर का टर्म जा रहा है। हाई टेम्परेचर की वजह से कैसे जा रहा है? टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मोशन बहुत तेजी से हो रहा होगा। अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हुए तो करेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करेक्शन आया ही अट्रैक्शन फोर्स की वजह से था। तो अब तो कहीं पर भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं आ रहा है, तो बस ये आ गया। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे गैस का बिहेवियर आइडियल होता है। साथ साथ में एक और सिचुएशन बता रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना। वेरी लार्ज मोलर वैल्यूम, यदि कहीं इस तरह का स्टेटमेंट लिखा हो तो भी गैस आइडियल होती है। इन दो सिचुएशन में गैस का आइडियल बिहेवियर होता है, ध्यान रखिएगा। आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। रियल गैस जो होगी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। कौन सी सिचुएशन में? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ये आपको पता है, मतलब एक आध बुकों में तुमने पढ़ा भी होगा। अब दूसरी मैं बता रहा हूं, वेरी लार्ज मोलर वैल्यूम। मोलर वैल्यूम का मतलब 1 मोल, बहुत बड़ा कंटेनर है। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, बहुत बड़ा कंटेनर है तो वैल्यूम का टर्म निगलेक्ट हो गया। और बहुत बड़ा कंटेनर है और गैस कम है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, और बहुत दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन आ ही नहीं पाएगा ना। फिर समझना, ये सेकंड वाला, वेरी लार्ज मोलर वैल्यूम पर भी गैस आइडियल बिहेवियर करती है। वेरी लार्ज मोलर वैल्यूम का मतलब क्या है? वैल्यूम बहुत ज्यादा है तो वैल्यूम का टर्म ऐसा ही निगलेक्ट हो गया, है कि नहीं? अब वैल्यूम बहुत ज्यादा है, गैस बहुत कम है, तो बताओ गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे? बहुत दूर दूर होंगे ना। और जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन आ ही नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त अट्रैक्शन नहीं आएगा तो प्रेशर का करेक्शन नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये तो बुकों में दिया हुआ है तो क्या है, बच्चे कर देते हैं, मगर कभी ये बात आ गई तो ध्यान रखिएगा आप घूम जाओगे 2 मिनट में। तो आज के बाद मत घूमिएगा, सर्वेश सर को याद रखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इस बात को भी करके आओगे कि बहुत ज्यादा वैल्यूम है, बहुत ज्यादा वैल्यूम है तो भी गैस आइडियल बिहेवियर करती है। वैल्यूम ज्यादा होने की वजह से वैल्यूम का टर्म निगलेक्ट हो गया, और बहुत ज्यादा वैल्यूम है और गैस कम है, मोलर वैल्यूम का मतलब सिर्फ 1 ही मोल गैस है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। अट्रैक्शन डेवलप नहीं हुआ तो प्रेशर में भी करेक्शन नहीं आएगा। जब तक अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा तब तक प्रेशर में करेक्शन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यार जब अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हुआ तो प्रेशर में करेक्शन कैसे आएगा? ना तो अट्रैक्शन यहां डेवलप हुआ तो प्रेशर में करेक्शन यहां पर भी नहीं आया, ना अट्रैक्शन यहां डेवलप हुआ तो प्रेशर में करेक्शन यहां पर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर कब करेगी? कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर कब करेगी मेरे प्यारे बच्चों? जब हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, या फिर उसका वैल्यूम बहुत ज्यादा। ठीक, अब देखो मैंने आइडियल गैस के रियल गैस के बारे में बहुत सारा पढ़ा दिया है। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या याद रखना है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत कुछ होता है, सब पढ़ा दिया है, सारा काम की बात पढ़ा दी। पहला पॉइंट, वंडरवाल गैस इक्वेशन ये होती है P + n² A/v² n - b = nRT, n मोल के लिए। इक्वेशन याद रखें क्योंकि करेक्शन का टर्म पूछता है। दूसरा पॉइंट, कहां से आई है इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत अपने को नहीं है। क्या याद रखोगे? B क्या है? B वंडरवाल कांस्टेंट है जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है? 4 × एक्चुअल वैल्यूम ऑफ गैस × Na। 1 मोल के लिए डिफाइन है, n मोल के लिए Nb। A क्या है? A प्रेशर का करेक्शन टर्म है, n² A/v²। A किसको रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा A होगा। ठीक है, और A ज्यादा है तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी इजीली होगी, कोई भी गैस इजीली लिक्विफाई होगी। ये 2 पॉइंट बताए। फिर मैंने बताया कि वंडरवाल गैस को स्पेसिफिक कंडीशन पे कैसे मॉडिफाई किया जाएगा। तो मैंने यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना। जो टर्म हाई हो मेरे प्यारे बच्चों उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना। लो प्रेशर है तो वैल्यूम हाई होगा तो वैल्यूम का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दिया। हाई प्रेशर है
तो प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दिया। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या बताया? जो टर्म हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दो। उससे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आ जाएगी, जेड की वैल्यू भी आ जाएगी, और साथ साथ में ये भी पता चल जाएगा कि कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने बताया गैस आइडियल कब होगी। आइडियल गैस होगी हमेशा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। लो प्रेशर है तो वॉल्यूम हाई है, इसलिए वॉल्यूम का करेक्शन टर्म चला गया। हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर है तो यार टेम्परेचर पे तो कोई करेक्शन लगा नहीं था, मगर हाई टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी हाई है तो किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स आ ही नहीं पाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन आया था वो भी गायब हो गया। वेरी मोलर लार्ज मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो मैंने कहा था जो ज्यादा उसका करेक्शन टर्म हटा दो, तो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म हट गया। अब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे तो भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं आ पाएगा, तो प्रेशर का करेक्शन टर्म भी हट जाएगा, जिसकी वजह से वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम पर भी गैस आइडियल बिहेव करती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं। वंडरवाल रियल गैस एक्ट एज ए आइडियल गैस एट विच कंडीशन? अभी पढ़ाया है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, यही वाला सही है, बाकी तो गलत हो गए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना तो है नहीं, अगले पे आ जाओ। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रिप्रेजेंट कंडीशन द डेविएशन ऑफ ए गैस फॉर आइडियल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड टू बी मिनिमम। वो कह रहा है कि किस कंडीशन पे गैस का डेविएशन मिनिमम होगा। जरा बताना, गैस के डेविएशन को कौन मेजर करता है? जेड। पहले बताया था बेटा पहली क्लास में, मतलब पहली क्लास मतलब इससे पहले वाले में, लेक्चर नंबर 4 में, कि जेड जो होता है वो मेजर करता है डेविएशन ऑफ गैस। ये देखो, अब जेड की वैल्यू जिसमें सबसे कम होगी, सबसे कम का मतलब 1 के नियरेस्ट, वो आंसर होगा। तो एक एक करके वैल्यू डाल लो। देखो इसमें पी क्या, टी और पी वेरिएबल है, तो जेड आ गया प्रोपोर्शनल टू पी और टी। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हटा दिए। अब देख लो एक एक करके। ऑप्शन नंबर 1, पी कितना है 3, टी कितना है 350, वैल्यू ये है। ऑप्शन नंबर बी कितना है बच्चों? पी कितना है 1 और टी कितना है 550, इसकी वैल्यू ये आई। ऑप्शन नंबर सी जेड, हमारे पास पी कितना है 4 है 4, और बच्चों हमारे पास टी कितना है 250। ऑप्शन नंबर डी, हमारे पास P कितना है 2 और बच्चों T कितना है ये। अब देखो हमें क्या चाहिए? मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लो। मैक्सिमम डेविएशन चाहिए था तो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि Z क्या है? डेविएशन को ही तो मेजर करता है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए Z की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम डेविएशन के लिए Z की मैक्सिमम वैल्यू। तो चेक कर लो यार मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो मेरे हिसाब से शायद ये वाली वैल्यू मिनिमम आ रही है सबसे, है कि नहीं? ऊपर 1 है और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू है 550, और बाकी सब में ऊपर यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, और वैल्यू भी नीचे वाली छोटी है। तो ये हो गया मिनिमम डेविएशन, आंसर आ गया। देखा, ये क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन देख लो, under what condition will a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atmosphere but also a concentration of 1 mole per liter inverse? इनमें से कौन सी कंडीशन है जिस पर यह सिचुएशन आनी है? और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो यार, PV इक्वल टू nRT, ठीक, इस पर हम लोग काउंट करते हैं। तो जब हम इस पर काउंट करेंगे तो हमारे पास आया P इक्वल टू N/V R इंटू टी। ये देखो मोल पर लीटर है और ये देखो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है, इसका मतलब V/N की वैल्यू दी है। ये पूरे की वैल्यू है 1, और R और T प्रेशर कितना दिया है 1, R की वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू क्या है 0.0821। तो T निकाल लो। T की वैल्यू निकाल आई अप्रॉक्स 12 के। अब जरा देखो, T की वैल्यू यदि 12 के निकली है तो ये वाली कंडीशन गलत। STP पर T कितना होता है मेरे दोस्त? 273 केल्विन, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, V की वैल्यू कितना है
22.4 लीटर, और जबकि V क्या है, यहां पे पर लीटर चलना है, वो तो पहले दे चुका है। अब हमारे पास T की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, 12 के, और निकल रही, तो यही आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? वो कह रहा था इनमें से कौन सी कंडीशन के लिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई है। तो इसमें क्या नहीं दिया था, T नहीं दिया था, P दिया था। देखो N/V की वैल्यू दी थी ये, तो हमने T निकाल लिया। यदि टेम्परेचर 273 आता तो ये आंसर सही होता है, टेम्परेचर 12 आया तो ये आंसर सही है। ठीक है, बात समझ गए? और यदि टेम्परेचर 500-600 आता तो हम ये कहते फिर कि भाई जो कंडीशन आपने दे रखी है उसके हिसाब से आंसर नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, आइडियल गैस लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती है? क्रिटिकल टेम्परेचर अभी पढ़ाना बाकी है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मॉलिक्यूल आर रिलेटेड टू स्मॉल साइज सॉलिडिफाई बिकॉज द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल। मैंने अभी आपको बताया था कि जब तक अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा जब तक गैस लिक्विफाई नहीं होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही गैस लिक्विफाई होती है। और आइडियल गैस में आप ये मान के चलते हो कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। आइडियल गैस में ये एज्यूम्पशन होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो ये है, किसी भी आइडियल गैस को हम लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम आइडियल गैस जब तक मानते हैं जब तक उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो। अट्रैक्शन नहीं होगा तो लिक्विफाई कैसे होगा? नेक्स्ट, अच्छा ये तो मैं पीछे करा चुका हूं, ए और बी का क्वेश्चन है, ये भी करा चुका हूं, इसको आइए, ये भी करा चुका हूं, इसको आइए। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। एट लो प्रेशर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस कैन बी गिवन बाय, अभी पीछे पढ़ाया था। लो प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? तो यदि मेरे दोस्तों बताओ प्रेशर लो है तो हाई क्या होगा? यदि प्रेशर लो है तो हाई क्या होगा? वॉल्यूम होगा, हाई वॉल्यूम। और मैंने क्या बताया था कि जो चीज हाई हो उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर देना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? V। तो इक्वेशन क्या आ गई? 1 1 मोल के लिए चल रहा है क्योंकि N का टर्म है नहीं, तो इसका मतलब 1 मोल के लिए ही चल रहा होगा। तो 1 मोल के लिए मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने तो पीछे कराया है मगर इसको सॉल्व भी कर देता हूं। ये टर्म कैसे मैंने सेट किया समझ गए? मैंने पढ़ाया था कि जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लोगे ना, अभी पीछे सॉल्व किया था। हमें Z निकालना है तो PV को एक साइड कर लो। ठीक है, इधर लिख देता हूं। तो Z निकालना है तो PV को एक साइड कर लो, RT माइनस A/V। अब RT से डिवाइड कर दो। अब आप ये तो समझ गए कि Z की वैल्यू लेस देन 1 आनी है, तो ये प्लस वाले तो आंसर ही काट दो, प्लस वाले तो हो ही नहीं सकते। अब माइनस वाले देख लो। अब ये आ गया Z, ये पूरा क्या बन गया Z, ये क्या हो गया 1। अब इसको क्या करोगे? A/VRT। A/VRT किसमें लिखा है? ये लिखा है 1 माइनस A/VRT। बस ये आंसर हो गया। बात समझ पाए कैसे किया? करेक्शन, जब भी कहीं करेक्शन करने को आए तो बस इतनी बात ध्यान रखो, जो टर्म हाई है उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट करना है। जो टर्म हाई होगा उसी का करेक्शन टर्म निगलेक्ट करना है। प्रेशर हाई है तो प्रेशर का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दिया, वॉल्यूम हाई है तो वॉल्यूम का करेक्शन टर्म निगलेक्ट कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। वंडरवाल गैस इक्वेशन फॉर मेथेन एट लो प्रेशर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है किसी ना किसी एग्जाम पे। वंडरवाल गैस इक्वेशन एज लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे तो अभी काउंट की थी यार, है ना? माइनस वाला होता है तो ये तो कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास आंसर या तो ये होगा या ये वाला होगा। अभी तो पीछे निकाला है, ये देखो बच्चों, अभी पीछे सॉल्व किया है। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग इस बात को करते हैं। अब देखो स्टार्ट होती है हमारी नई हेडिंग और चैप्टर का लास्ट। जरा ध्यान से देखिए, उसी एनर्जी के साथ हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे जैसे अभी तक फॉलो करते आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरे लेक्चर में एनर्जी बना के रखी है तो आगे भी बना के रखेंगे और अपने को इसी जोश को रिजल्ट में कन्वर्ट करके लाएंगे। तो प्लीज अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इस बात पर अब डिस्कशन होता है। देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि गैस को क्या होता है, हाई प्रेशर पे हम लोग लिक्विफाई करते हैं। ठीक है, तो जब गैस को हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करते हो तो लिक्विफाई होती कैसे है? हम लोगों को एक बात पता है कि जब भी कोई गैस लिक्विफाई होती है तो उसके पीछे होता क्या है? उसके पीछे ये बात होती है,
जब बच्चों गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है तब गैस लिक्विफाई होती है ना। आप लोगों को ये मैंने पीछे अभी पढ़ाया था कि यदि अट्रैक्शन फोर्स नहीं आएगा तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। तो गैस लिक्विफाई क्यों होती है मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। गैस लिक्विफाई क्यों होती है? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल पास आते चले जाते हैं, पास आते चले जाते हैं, पास आते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है गैस क्या हो जाती है? गैस लिक्विफाई हो जाती है ना। गैस का लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और गैस हमारी लिक्विफाई हो जाती है। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना, यदि हम टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें, हाई टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जरूर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स क्यों डेवलप नहीं हो पाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होगी और काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा? गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करेगा, इतना फास्ट मूवमेंट करेगा कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हो पाएगा। और यदि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन डेवलप नहीं हो पाया तो गैस क्या होगी? गैस कैन नॉट लिक्विफाइड, तो गैस लिक्विफाई भी नहीं हो पाएगी, है कि नहीं बच्चों? गैस का लिक्विफिकेशन कब पॉसिबल है? जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ जाए। मेरी बात गौर समझना, गैस का लिक्विफिकेशन कब पॉसिबल है? जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन आ जाए, ठीक है। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि गैस के बीच में अट्रैक्शन आ ही नहीं पाएगा। और यदि गैस के बीच में अट्रैक्शन नहीं आ पाया तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी मेरे दोस्त, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो? यदि गैस के बीच में अट्रैक्शन नहीं आ पाएगा तो गैस कभी लिक्विफाई नहीं होगी, बस वो कंप्रेस होती चली जाएगी, कंप्रेस होती चली जाएगी, कंप्रेस होती चली जाएगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब जरा देखो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। हर गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर गैस कभी लिक्विफाई नहीं होती है, चाहे प्रेशर की कोई भी रेंज हो, एनी रेंज ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर चाहे जितना डाल दो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनी रेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चाहे जितना बढ़ा दो मगर गैस लिक्विफाई नहीं होगी। किसी ने कहा क्यों? तो उस टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो पाता है, और यदि अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी चाहे प्रेशर की कोई भी रेंज लो। अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी चाहे प्रेशर की कोई भी रेंज रखो। तो किसी ने कहा क्या ये टेम्परेचर सबके लिए कांस्टेंट है? यस, पर्टिकुलर गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हर गैस का अपना अपना अट्रैक्शन फोर्स है, इसी वजह से हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है। तो पहले क्रिटिकल टेम्परेचर समझ पाए क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, प्रेशर चाहे जितना लगा लो। तो किसी ने पूछा वाई, ऐसा कैसे? प्रेशर कुछ भी लगाओगे फिर भी नहीं होगी। तो ऐसा ये कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप ही नहीं हो पाते, और यदि अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, ठीक है। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो किसी ने कहा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? तो जरा देखो टीसी की वैल्यू, फार्मूला ध्यान रखिएगा, टीसी, वीसी और पीसी में फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है उसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई ना किया जा सके उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं मेरे दोस्तों। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे और उस जगह के वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा। अब दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके फार्मूले। आपको इनके फार्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये देखो,
टीसी इक्वल टू क्या होता है 8a अपॉन 27 आरबी। 8a अपॉन 27 आरबी है, इसका मतलब जरा समझो, देखो यदि a की वैल्यू ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब वो टेम्परेचर देर से आएगा। वो टेम्परेचर देर से आएगा मतलब बहुत दूर पे आएगा जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई ना हो सके। ये देखो, अब जो हम लिखने जा रहे हैं उसको सबसे अच्छे से समझिएगा। लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, ये मैं पीछे लिख चुका हूं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टीसी के भी है। ये देखो, कोई भी गैस यदि लिक्विफाई होती है तो कैसे, इसका मतलब ये हमसे पूछा जाएगा कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाई होती है। वेरी गुड, यस। ये देखो, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी टीसी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी। क्यों? क्योंकि टीसी ए के प्रोपोर्शनल है। ये देखो, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ए के प्रोपोर्शनल होती है, टीसी ए के प्रोपोर्शनल है, तो लिक्विफिकेशन टेंडेंसी भी टीसी के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चनों में आता है, तो बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना। लिक्विफिकेशन टेंडेंसी किसी गैस की उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसका टीसी होगा। इसका मतलब वो टेम्परेचर बहुत ऊपर जाके आता है जब उस गैस का लिक्विफिकेशन रुक जाए। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ाया जरा समझो। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इनके फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। टीसी इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी, पीसी इक्वल टू a अपॉन 27 आरबी स्क्वायर, वीसी इक्वल टू 3b। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। दूसरी बात मैंने बताई, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा गैस के पास उतना ही ज्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, मतलब वो टेम्परेचर बहुत देर में आएगा। और लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस ए के प्रोपोर्शनल होती है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, मगर ए टीसी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लिक्विफिकेशन टेंडेंसी ऑफ गैस भी टीसी के प्रोपोर्शनल होगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई ना हो, चाहे प्रेशर कुछ भी लगाओ, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उस जगह पे जो प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे, उस जगह पे प्यारे बच्चों जो वॉल्यूम होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, इनके फार्मूले टीसी इक्वल टू 27, ठीक है, टीसी इक्वल टू 8a अपॉन 27 आरबी, पीसी इक्वल टू क्या होता है? पीसी इक्वल टू होता है a अपॉन 27 आरबी स्क्वायर, वीसी इक्वल टू 3b। ठीक है, जितना ज्यादा टीसी होगा उतना ही ज्यादा हमारा लिक्विफिकेशन टेंडेंसी होगी। अब इस जगह पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। जरा समझो, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड इन क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब समझ गए ना, क्रिटिकल पॉइंट। ये देखो, हमें वैल्यू आप क्या निकालनी है? जेड निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो जेड का फार्मूला बच्चों क्या होता है? पीवी अपॉन आरटी। तो जब क्रिटिकल पॉइंट पे लगाओगे तो पी की जगह पीसी, वी की जगह वीसी, आर की जगह आर, टी की जगह टीसी। क्यों? क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, और क्रिटिकल पॉइंट पे जो वॉल्यूम होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। अब वैल्यू डाल दो, तो जब वैल्यू डाल दोगे तो इसकी वैल्यू a अपॉन 27 b स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3b, इसकी वैल्यू r, इसकी वैल्यू 8a अपॉन 27 rb। अब बच्चों इनको सॉल्व कर लो, तो z की वैल्यू आ गई 8/3। आप चेक करो, या 3/8, सॉरी। देखो, एक b से b कैंसिल हो गया, ठीक है, 27 से 27 कैंसिल हो गया, इस b से ये b कैंसिल हो गया, इस a से ये a कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 8। और ये क्या हुआ? z लेस देन 1। z लेस देन 1 होने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट है कि नहीं? यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, पीछे पढ़ाया था ना, ध्यान है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही
ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो पूछते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जेड की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या होगी, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं और गैस लिक्विफाई हो रही है। उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएंगे और गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात समझ गए। कभी कभी ये बात पूछ ली जाती है, इसलिए आपको बताई। तो टीसी, वीसी और पीसी और उनकी बातें हमेशा ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर अट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी अट्रैक्शन फोर्स के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की टेंडेंसी टीसी के प्रोपोर्शनल है। ये बात मैं 2-3 बार रिवाइज कर चुका हूं, इसका रीजन ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी होगी क्वेश्चनों में। ये क्या होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी होगी। तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग अच्छे से याद रखना। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके फार्मूले याद रखना। जो भी कुछ पूछा जाता है फार्मूला बेस्ड पूछा जाता है, तो फार्मूले मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब जरा देखो एक और पॉइंट, अब हम ग्राफ बना देते हैं। अभी तक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है जेड का, तो अब वो बताते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड वर्सेस पी। देखो किसी भी गैस का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, इस बात को डिस्कस कर देता हूं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है, देखो यहां पर जेड है और ये जेड की वैल्यू 1 है। 1 किसके लिए होती है, आइडियल। इस कोऑर्डिनेट में इधर क्या चल रहा है, प्रेशर, और इधर क्या चल रहा है, जेड। अब आप गौर से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, आप सभी बच्चों ने बताया कि जब अट्रैक्शन फोर्स आता है तो जेड लेस देन 1 होता है, और जब रिपल्सन फोर्स आता है तो जेड ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात अभी आप लोगों ने बताई कि नहीं बताई, है ना। जेड लेस देन 1 और जेड ग्रेटर देन 1 कब होता है, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो क्या होगा, जेड लेस देन 1 होगा। आप लोगों ने बताया था ना, ये बात ध्यान है ना सभी बच्चों को, कि कब कब क्या क्या होता है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, जब अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जेड लेस देन 1 होगा, और जब रिपल्सन फोर्स होगा तो जेड ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्राफ कैसे चलेगा, तो जरा देखो ग्राफ कैसे चलेगा। आपको मैंने पहले बताया था कि जब प्रेशर बढ़ाते हो तो क्या होता है, पहले ऐसी सिचुएशन आती है, फिर ऐसी सिचुएशन आती है, और फिर ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते चले जाते हो। और इस बात को देखो मैंने ये डिस्कस किया है, देखो अभी अंक पीछे आएगा, यहां पे हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये देखिए बच्चों, अच्छा वो पिछली क्लास में पढ़ा होगा फिर। चलिए अब आप इस बात को जरा समझो। हाँ, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे तो फिर क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स के बाद रिपल्सन फोर्स। तो जब जेड लेस देन 1 होगा तो देखो ये जेड इक्वल टू 1, अट्रैक्शन फोर्स आ गया, जेड लेस देन 1 हो गया, है ना। और बच्चों रिपल्सन फोर्स आ गया, जेड ग्रेटर देन 1 हो गया। ऐसा ही तो होगा। तो ग्राफ कैसे चलेगा, देखो लो प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे ग्राफ 1 के आसपास ही है, फिर ग्राफ ऐसे गया और फिर ग्राफ ऐसे चला गया। ये क्या है, जेड लेस देन 1, ये क्या है, जेड ग्रेटर देन 1, और ये क्या है 1। तो किसी भी रियल गैस का ग्राफ जनरली ऐसा होगा। जनरली कैसा होगा, ऐसा टिक के निशान जैसा। किसी भी रियल गैस का ग्राफ जनरली ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, आपको पता है, जब आइडियल सिचुएशन है तो ये है, वो व्हाइट लाइन जा रही है, ये जेड इक्वल टू 1 की लाइन है। जब अट्रैक्शन फोर्स आएंगे तो पहले तो अट्रैक्शन ही आएंगे ना यार, तो जब पहले अट्रैक्शन आएंगे तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो ये देखो अट्रैक्शन फोर्स, ये किसको डिनोट करता है, ड्रिफ्ट ए पे डिपेंड करती है, ए पर। ये जो ड्रिफ्ट है ना, ठीक है, कि कितना नीचे ग्राफ जाएगा वो ए पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, ग्राफ उतना ही ज्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, रिपल्सन किस पे डिपेंड करेगा, ये वाला पार्ट बी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा ग्राफ ऊपर की ओर शूट करेगा। तो जेड वर्सेस पी का ग्राफ हमेशा ध्यान रखो एक टिक के निशान जैसा होगा, ऐसे। अब इस टिक के निशान में ये वाला पोर्शन जो है, गौर से मेरी बात समझिएगा, टिक के निशान में ये वाला पोर्शन ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि ए कैसा है, यदि ए ज्यादा है तो डिप ज्यादा आएगा, ए ज्यादा है तो डिप ज्यादा आएगा। ठीक है,
कौन वाला पोर्शन? ये वाला पोर्शन ए को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा डिप होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो जेड की वैल्यू लेस देन 1 और ज्यादा होगी, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और हर गैस का ग्राफ टिक के निशान जैसा होगा, एक्सेप्ट कौन सी गैस, जरा समझो, एक्सेप्ट 2 गैसें, सिर्फ 2 गैसें हैं जिनका ग्राफ टिक के निशान जैसा नहीं होता है, हीलियम और हाइड्रोजन। इनके पास मास बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्शन आता ही नहीं है, डायरेक्ट रिपल्सन आता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 गैस हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी गैसों का ग्राफ इस टिक की तरह होगा। सभी गैसों का ग्राफ इस टिक की तरह होगा, किसको छोड़कर? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम में डायरेक्ट रिपल्सन आता है, अट्रैक्शन फोर्स, ये वाला केस आता ही नहीं है, ये वाला केस एब्सेंट रहता है। किसमें? हाइड्रोजन और हीलियम में। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल साइज, इनके पास मास होता ही नहीं है, तो वंडरवाल फोर्सेस डेवलप ही नहीं हो पाते, और वंडरवाल फोर्सेस डेवलप ना होने की वजह से ये डायरेक्ट रिपल्सन क्रिएट करते हैं। तो इनके ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं, जेड ग्रेटर देन 1। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर देन 1 पे चलेगा। ठीक है, बाकी कोई भी रियल गैस हो उसका ग्राफ टिक के जैसा ही चलेगा, ऐसे। और ये डिप किस पर डिपेंड करेगा? ए पे। जितना ज्यादा ए होगा उतना ज्यादा ये डिप होगा। अब इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कितनी बातें बताई? मैंने ये बताया कि जेड की 3 वैल्यू होती हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। पहले इक्वल टू आता है, फिर लेस देन आता है, फिर ग्रेटर देन आता है। जनरली ये ऑर्डर है, पहले इक्वल टू आया मतलब आइडियल थी, फिर वो लेस देन 1 हुई और फिर ग्रेटर देन 1 हुई। तो ग्राफ हमेशा टिक की तरह चलता है। सिर्फ 1-2 ऐसी गैसें हैं जिनमें ये लेस देन 1 नहीं आता है, वो होता है हीलियम और हाइड्रोजन। स्मॉल साइज होने की वजह से, उनके पास मास बहुत कम होने की वजह से रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, अट्रैक्शन बन ही नहीं पाता, तो उनके ग्राफ हमेशा ऐसे चलेंगे। बाकी हर गैस का ग्राफ ऐसा ही चलेगा टिक के फॉर्म में। ठीक, अगला पॉइंट क्या बताया? अगला पॉइंट प्यारे बच्चों बताया कि ये जो डिप है वो ए पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा डिप। अब किसी ने कहा कि सर हम ए कैसे काउंट करेंगे? तो जरा देखो, अब आपको ए काउंट करना सिखाता हूं। देखो, वैल्यू ऑफ ए किस पर रहेगी? यदि कोई मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन सबसे बड़ा इंटरेक्शन है। ये एक मॉलिक्यूल हमारा पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारा पोलर है, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। फिर नॉन पोलर और नॉन पोलर होता है। एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है और दूसरा भी नॉन पोलर है। क्यों? एक ही गैस की तो बात करोगे, या तो गैस पोलर होगी या गैस नॉन पोलर होगी। ये इंटरेक्शन हमारा वीक इंटरेक्शन में काउंट होता है। अब इसमें कोई पोलरिटी नहीं है, ये देखो प्लस माइनस चार्ज नहीं है। अब यदि इनमें भी कैटेगरी लगाई जाए तो इनका इंटरेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे आपको इस बात का आइडिया हो जाए। देखो मैंने ये किया, गैस ए, गैस बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन, ए गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बी गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया, ए गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और बी गैस प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड है। जरा देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया है, ये ग्राफ बना हुआ है, इधर क्या है? जेड है प्यारे बच्चों, इधर क्या है? पी है प्यारे बच्चों, ठीक है। इधर जेड इधर पी। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा। मैंने कहा गैस ए कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस बी सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर ऑप्शन में कहा गैस ए सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस बी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम कैसे पकड़े कौन सी गैस का ग्राफ कौन सा है? तो जरा देखना प्यारे बच्चों कैसे पकड़ते हैं। डिप किसका ज्यादा है? इस गैस का। और ये गैस कौन सी है? ये गैस है हमारी बी। बी गैस का डिप ज्यादा है, इसका मतलब बी गैस का ए जो है ए गैस के ए से ज्यादा है। अब कौन सी गैस है जिसका ए ज्यादा है? वो कैसे पकड़ोगे? इससे। ये देखो, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? लीनियर मॉलिक्यूल होता है और इसका डाइपोल 0 होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस समय केमिकल बॉन्डिंग का यूज हो रहा है
तो इसका डाइपोल 0 है, मतलब इसमें पोलरिटी है ही नहीं, ये नॉन पोलर है। ये कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है? एक लोन पेयर है। यदि किसी के पास एक लोन पेयर है तो वो हमेशा पोलर जरूर होगा, ये ध्यान रखना आप। ये क्या है? पोलर है। ये बच्चों कैसी गैस है? पोलर गैस है। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। वाई? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका डाइपोल 0 नहीं है। अब बताओ पोलर कौन है? पोलर है SO2। तो SO2 का डिप ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि SO2 पोलर है तो SO2 का A ज्यादा होगा, और A किसका ज्यादा है? B का। इसका मतलब B क्या होनी चाहिए? SO2। A क्या होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ पाए? हमसे पूछा गया A और B को आइडेंटिफाई करो। मैंने देखा डिप किसका ज्यादा है? B का। इसका मतलब B में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मैंने क्या किया? उनमें पोलरिटी चेक कर ली। पोलरिटी चेक करने पे आया कि B पोलर है, तो इसका मतलब SO2 पोलर है। इसका मतलब SO2 क्या होगा? B होगा। क्यों? SO2 पोलर है तो उसका डिप ज्यादा आएगा। ये देखो, क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा ना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो इसका मतलब A कार्बन डाइऑक्साइड होगी, B सल्फर डाइऑक्साइड होगी। बच्चों, प्यारे बच्चों, बात समझ पा रहे हो ना यार? कैसे किया मैंने? जो गैस ज्यादा पोलर होगी उसका डाइपोल, उसका A ज्यादा होगा। A ज्यादा होगा तो डिप ज्यादा आएगा, ठीक है। A ज्यादा होगा तो डिप ज्यादा आएगा। इस बात को आप फोकस रखिए। अब यदि दोनों नॉन पोलर होती तो कैसे निकालते? फिर इस बात से निकालते, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका डिप ज्यादा आएगा, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सारी बातें समझ गए हो अच्छे से? देखो, इस चैप्टर को हम लोगों ने वाइंड अप किया है आज। अब ये चैप्टर पूरा हमारा अच्छे से खत्म हो गया है, ठीक है। अब बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या? आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, है ना, कछुए और खरगोश की, है ना, कि भाई खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ रहा था, जाके बैठ गया और कछुआ जीत गया। ये कहानी मेरे हिसाब से गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि कछुए की गलती इतनी थी कि वो नादान था, पूरी ताकत से उसने काम किया और फिर जाके उसने छोड़ दिया। यदि वो उसी स्पीड से चलता रहता तो वही जीतता ना। तो तुम कछुआ ना बनो, तुम खरगोश बनो, पूरी ताकत से चलते रहो, मगर 90 दिन तक चलना। यदि आप 90 डेज तक नहीं चलोगे तो फिर हाल वही होगा। तो आप जिस स्पीड से भाग रहे हो, जिस स्पीड से मेहनत कर रहे हो, जिस स्पीड से कैलकुलेशन कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, उसी स्पीड से 90 दिन तक रिवाइज करना है और सारे कछुओं को पिछाड़कर सिलेक्शन लेना है। तो उस कहानी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कहानी का मतलब यह नहीं है कि वो हमेशा ऑलवेज ट्रू है। वहां पर गलती कछुए की नहीं है, ठीक है, गलती खरगोश की है कि वो सो गया, नहीं तो उस रेस को वो आसानी से जीत सकता था। तो वहां पर हम लोग कछुए को कहते हैं कि नहीं, वो एक कंटीन्यूअस स्पीड से दौड़ता रहा इसलिए कछुआ अच्छा है। नहीं, खरगोश गलत है। इस बात को समझो कि खरगोश गलत है कि वो सो गया। उसी तरह से आपको भी सोना नहीं है, आपको भागना मगर दूसरों से तेजी है, नहीं तो 90 डेज में सिलेक्शन कैसे लोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिए, उस कहानी का हम लोग मोटिव चेंज कर रहे हैं, है ना। उस कहानी का मोटिव था कि भाई आप किसकी तरह, टर्टाइल की तरह चलिए, नहीं, हम रैबिट की तरह भागेंगे। बस हम उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये करेंगे कि हम रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे नहीं तो हमारे और बाकी लोगों के बीच में इतना बड़ा गैप होगा कि वो जो मेडिकल कॉलेज का गेट होगा वो आपके लिए खुला होगा और आप उसके अंदर जाकर बैठोगे और डॉक्टर बनोगे और फिर एक दिन मेरी ही किडनी निकालोगे कि सर ये देखो आपकी किडनी सामने आ गई है, ज्यादा चिल्लाते थे आप जो उसमें। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहें, ठीक है। पूरी मेहनत के साथ पेपर करें और पूरी मेहनत के साथ चैप्टर का रिवीजन करें, बार बार डीपीपी लगाएं और नोटबुक को जरूर रिवाइज करें बार बार। सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।